गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप मेरे मिनी ब्लॉग्स देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने एक चैनल क्रिएट किया है पर मैंने अभी तक उस पर कुछ डाला नहीं। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो ही मैं उस पर मिनी ब्लॉग डालूंगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम एपिसोड शुरू करते हैं। की शुरुआत में शॉन कहता है, मेरे लिए कत्ल सिर्फ एक डॉट था। गिल्ट क्या होता है मुझे पता नहीं, पर मुझे पता चला जिसे मैंने मारा वो सिर्फ एक डॉट नहीं था। और फिर वो इंसु का हाथ पकड़कर इंसु को कार से बाहर ले आता है, पर इंसु उसका हाथ झटक देती है और वो मन में कहता है कि मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहता था। फिर वहाँ पे ओजिंके आता है और कहता है कि सिग्नल तो पक्का मिला था मुझे, पर फ़ोन नहीं मिला। फिर टीम लीडर टेबल पर एक रिपोर्ट रखकर कहती है कि ये फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट है, इससे पता चलता है कि हत्या एक गोल्फ क्लब से हुई है। फिर ओजिंके कहता है मतलब ये एक्सीडेंट मर्डर नहीं है। फिर टीम लीडर कहती है कि ये बहुत अजीब बात है कि कत्ल करने के लिए गोल्फ क्लब का इस्तेमाल किया। पता करो कहीं वो आसपास ही ना फेंका हो। ओजिंके कहता है कि उस मोहल्ले में कोई गोल्फ क्लब नहीं खेलता होगा। फिर टीम लीडर कहती है वहाँ के सारे घरों की जांच करो और पता करो किसी ने कहीं गोल्फ क्लब फेंका है क्या। और न्यूट्रीलेट से पूछती है क्या किसी खास प्रकार के गोल्फ क्लब की जांच करवाना मुमकिन है। न्यूट्रीलेट कहता है मॉडल भले ही मिल जाए पर उसकी रेंज बहुत बड़ी है। तो टीम लीडर कहती है हमें सबसे पहले गोल्फ क्लब ढूंढना होगा। फिर हम शियान और इंसुक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आए थे और इंसुक शियान के पीछे पीछे चल रहा होता है। इंसुक को देखकर वो औरतें हाय कहती है पर इंसुक वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर हम मीरू को देखते हैं जो कि कमरे में बैठकर अपने उस दोस्त की फोटो देख रहे होते हैं, कहती है मतलबी इंसान। फिर इंसुक वहाँ पे आती है तो उन्हें उससे पूछती है क्या तुम्हें वो चांद मिला, तो इंसुक कुछ नहीं कहती और कंबल ओढ़कर सो जाती है। फिर मीरू कहती है तुमने सुनना नहीं या तुम सुनना नहीं चाहती हो। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि शियोन कमरे के बाहर खड़ा होता है और वहाँ पे मीरू और उन्नी आ जाते हैं। मीरू शियोन को देखकर पूछती है क्या हुआ, तो शियोन वहाँ से जाने लगता है। तो मीरू उसे रोक कर कहती है क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ, तो शियोन कुछ नहीं कहता। फिर उन्नी पूछती है कि पर क्यों, तो शियोन कहता है क्योंकि मैं एक बुरा इंसान हूँ। फिर मीरू कहती है इस हालत में भी तुम झगड़ा कर रहे हो। फिर मीरू कहती है तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट किया था ना, तो वहाँ पे क्या हुआ। उन्नी कहती है तुमने रिहा होने के लिए क्या कहा। फिर शियोन कहता है कि मैंने कहा मुझे बच्ची बेहोश मिली थी। फिर मीरू शियोन को अंदर लेकर आती है और कहती है तुम सिर्फ माफी मांग लो और सब ठीक हो जाएगा, और वो खुद बाहर चली जाती है। फिर इंसुक कहती है कुछ कहना है, मैं लोगों को नहीं मारता, ये एक गलत फहमी है, अगर ये कहना हो तो तुम चले जाओ यहाँ से। फिर शियोन कुछ नहीं कहता। इंसुक कहती यानी ये सच है, तो उस दिन तुम उसे मारने आए थे पर मैंने मार दिया। तुम यहाँ फोन लेने के लिए आए थे, अरेस्ट होने के बाद तुम भागे नहीं क्योंकि तुम्हें पछतावा हो रहा था। शियोन कहता है मैं गलत था। इंसुक कहती मेरे लिए नहीं, जिन्हें तुमने मारा उनके लिए। वो कहती है तुम यहाँ फोन के लिए ही आए हो ना, सुबह भी तुम उसको ही ढूंढ रहे थे। मैं मेरी ग्रैंड माँ के लिए परेशान हुई तो तुम्हें लगा फोन वहाँ है। तो शियोन कहता है फोन वहाँ नहीं है। तो इंसु कहती है क्या तुम सच में वहाँ गए थे, तुम आखिर हो कौन, लोगों को क्यों मारते थे। शियोन कहता है मैं ऐसा ही करता था। इंसुक चिल्लाकर कहती है कि तुम ऐसा क्यों करते थे। तभी वहाँ पर मीरू और उन्नी आ जाती है। मीरू शौक होकर कहती है एक खूनी, तुम सच में एक खूनी हो। उन्नी देखते है कि वो दो वॉलंटियर वहाँ पे सफाई कर रहे होते हैं और शियोन वहाँ पे आता है और कहता है उसे हाथ मत लगाओ, और फिर अपना सभी सामान एक डिब्बे में भरता है। फिर हम देखते हैं मीरू इंसुक और उन्नी को, वो बातें कर रहे होते हैं। मीरू कहती है मतलब वो उसे मारने वाला था और हम बीच में आ गए। दिखता तो शांत है, शायद उसने अपनी पर्सनैलिटी चेंज की होगी। मैंने कभी किसी खूनी को नहीं देखा। और इंसुक को कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। इंसुक कहती है उसने हमारा राज नहीं खोला क्योंकि वो दोषी था और ये एक बहाना था, ऐसा मुझे लगता है। मीरू कहती है तुम यही बात क्यों करती हो, चाहती हो कि खूनी सिर्फ तुम्हें ही पसंद करे। नहीं कहती है वो उस दिन उसे मारने आया था। तो मीरू कहती है ये अच्छी बात है ना, हम सारा इल्जाम उस पर लगा देंगे और कहेंगे कि हमने खून होते हुए देखा है। इंसु कहती है लेकिन खून उसने नहीं किया है। तो मीरू कहती है पर करने तो वाला था ना। फिर उन्नी कहती है अपने ऊपर से शक हटाने के लिए वो कह सकता था कि खून हमने किया है, पर उसने ऐसा नहीं कहा। फिर मीरू कहती है सही कहा, अजीब तो है। फिर हम देखते हैं कि शियोन योंगजी की सेवा कर रहा होता है। तभी जूहू कहती है कि ऐसा लगता है तुम रोने वाले हो। तो शियोन कहता है नहीं, मैं कभी नहीं रोता। वो कहता है झगड़े में भी हमें हमारी बात कहनी चाहिए, पर मेरी अपनी कोई बात नहीं है, मैं बस बुरा हूँ चाहे जो भी हूँ। वो कहती है ये सबसे डरावनी बात है ना, सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम बुरे हो, मुझे भी डर लगता है तुम किस लिए बुरी हो। तो वो कहती है लोग नहीं जानते, सिर्फ मैं जानती हूँ। शियोन की आंखों से आंसू आता है और वो कहता है सिर्फ मुझे ही पता है कि मैं बुरा हूँ। जूहू उठकर कहती है देखा तुम रो रहे हो, हुआ इतना क्यों। शियोन कहता है अफसोस हो रहा है और डर भी लग रहा है। कोई बात नहीं है, तुम अच्छे इंसान हो, किसी ने तुम्हें गलत कामों के लिए बुरा महसूस करवाया है। एक दूसरे को इंसान बनाना ये प्यार ही है। अगली सुबह हम देखते हैं कि इंसु कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है। तो मीरू से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो इंसु को पूछती है कि तुमने फ़ोन कहाँ रखा था। तो मीरू कहती है वही जहाँ तुमने कहा था, टूटी हुई सीढ़ियों के अंदर।
तो मीरू उसे कहती क्यों, तो इंसु कहती है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। उन्नी कहती है क्यों, फोन में ऐसा क्या है। इंसु कहती है पता नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर फोन वहाँ पे नहीं है। मीरू कहती है क्या कह रही हो तुम, मैंने तो वहाँ गया था। इंसु कहती है हाँ। मीरू कहती है क्यों, तो उन्नी कहती है हो सकता है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज हो। वो कहती है कहीं उसमें हमारे खिलाफ सबूत तो नहीं है ना, उसने कुछ चुराया तो नहीं। तो इंसु कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो मीरू कहती है क्या मतलब, तुम्हें अभी भी उस पर भरोसा है। मीरू बैग लेकर वहां से जाती है और कहती पहले मैं अपनी आंखों से देखूंगी, शायद मेरी ग्रैंड माँ खतरे में है। कि शियोन को चक्कर आ रहे होते हैं और सिस्टर शैमन उसे पकड़कर बिठाती और कहती है तुम कितने दिन से सोए नहीं हो, ऐसी हालत में भी कोई घूमता है क्या। तो वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दादी कहती है क्या ठीक हो, देखो इंसान को आराम की ज़रूरत होती है। तो शियोन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ और बाहर से चला जाता है। उसके बाद हम इंसु को देखते हैं जो कि अपने घर आई होती है और वहाँ पे उसने जो तस्वीरें लगाई थी वो उसे निकाल कर डस्टबिन में डाल देती है। वो जा रही होती तभी उसे वो टेडी दिखता है जिसकी वजह से ग्रैंड माँ का और उसका झगड़ा हुआ था। फिर उस टेडी को अपने पास लेकर कहती है ग्रैंड माँ मैं क्या करूँ। फिर वो फ़ोन को ढूंढती है पर फ़ोन वहाँ नहीं होता। फिर हम देखते कि हॉस्पिटल में कोई आया था, वहाँ पे बहुत गर्दी थी। मीरू और उन्नी जा रहे होते तो मीरू कहती है कहीं पुलिस तो नहीं, चुपचाप चलते हैं यहाँ से। फिर हम देखते कि वो मीरू का दोस्त था, वो उसे आवाज़ लगाता है पर मीरू उसे इग्नोर कर जा रही होती। फिर वो मीरू के पास आता है और उसे कहता है हाय मीरू। वहाँ पे मैडलिना आकर बताती है कि प्ले ग्रुप ने हमारी बहुत मदद की है, सुना है आप दोनों दोस्त हैं, हमें मीरू का शुक्रिया करना चाहिए और आप भी इनका शुक्रिया करिए। तो मीरू कहती है दोस्त, तो वो कहता है क्या हम दोनों दोस्त नहीं है। तो मीरू कहती है कैसे दोस्त। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों टहल रहे होते हैं और वो पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। तो मीरू कहती है तुमने उस दिन के बाद मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया और सुबह ऐसे ही चले गए। तो वो कहता है मैं बिजी था काम में। तो मीरू कहती है इमोजी तो भेज सकते थे ना। तो वो कहता है मैं इमोजी क्यों भेजूँ, अगर मैं कॉल कर सकता था तो। और उसे मनाने लगता है। तभी वहाँ पे शियोन आता है और उससे पूछता है कि इंसु कहाँ पे है। और दूर से मिस्टर शेवन, यूरोनिका और वो आंटी उन तीनों को देख रही होती है। वो आंटी के मिस्टर शेवन कहती है कि उसके कपड़े गंदे हैं पर वो चॉन का चेहरा ज़्यादा सुंदर लगता है, तो कि दोनों का मज़ा अलग होगा। तो सिस्टर शेवन कहती है क्या, वो दोनों उसे घूरने लगती है। तो वीरोनिका कहती है नहीं चेहरा, मैं चेहरा कहना चाहती थी। तभी वहाँ से सूख जाती है तो मीरू भी उसके पीछे जाती है। फिर मीरू कमरे में आती है तो उन्हें उससे पूछती है कि फ़ोन कहाँ पे है, तुम्हें मिल गया क्या। तभी मीरू वहाँ पे आती है और कहती है क्या हुआ। वाकई वहाँ पे नहीं था। इंसु कंबल और कम सो जाती है। मीरू कहती है कि तुम जब चाहे लोगों को ऐसे इग्नोर कर लेती हो क्या, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। इंसु कहती है नहीं मिला। फिर उन्नी कहती कि हमारे अलावा किसी को नहीं पता था कि फ़ोन तुम्हारी ग्रैंड माँ के घर पे है, सिर्फ ओचान को पता था। तो मीरू इंसु का कंबल ओढ़कर कहती है कि फ़ोन उसी ने लिया है। तभी वहाँ पे मीरू का दोस्त आ जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा था तो तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया था। फिर मीरू उसके पीछे बाहर जाती है। फिर मीरू उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जा रही थी तो वो पूछता है कि वो लड़का कौन था। मीरू कहती है क्यों, तो वो कहता है कि तुम उसके साथ अजीब बिहेव कर रही थी इसलिए। तो मीरू कहती है कि वो एक बुरा इंसान है, बहुत बुरा। उसका दोस्त पूछता है कि आखिर वो बुरा क्यों है। तो मीरू कहती है उसने कुछ बुरा किया है, उसे देखकर उस पर दया ज़रूर आती है पर वो एक बुरा इंसान है। फिर वो कहता है कि चलो मैं चलता हूँ। तो मीरू कहती है इस बार मैं मैसेज करूँगी। वो कहता है कि हम बाज़ार को होस्ट करने वाले हैं, यह हमारा पहला सपोर्ट प्रोजेक्ट होगा, तो साथ में मिलकर करते हैं। फिर मीरू भी हंसकर कहती है हाँ। आंग और उस बुरे आदमी को देखते हैं जो कि होटल में होते हैं। वो बुरा आदमी कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और मार खाते रहे, ये एक दिन तो होना ही था। फिर यांग कहता है कि मेरे पास एक और रास्ता है, मुझे बस थोड़ा वक्त दो। तो वो कहता है वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। फिर वो कहता है जानते हो ना पुलिस में मेरा खबरी है, डिटेक्टिव जो है वो बेग्यू और हाईजोंग के बीच कनेक्शन पता करने की कोशिश कर रहा है, कहो तो तुम्हें भी पकड़वा दूँ। खुद को बचाओगे और कहोगे उसका कनेक्शन था या फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट मर्डर के साबित करवा दोगे। यांग कहता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मैं ही फंसूंगा, मेरे पास क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारी पूरी गैंग भी पकड़ी जाएगी। वो बुरा आदमी उस पर चिल्लाकर खड़ा होता है तो यांग भी उसको मारने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे फ़ोन पर 3 रिंग बजती है और फ़ोन कट हो जाता है। तो वो बुरा आदमी कहता है 3 रिंग के बाद फ़ोन कट होना ये चेतावनी है कि आखिरी मौका है, और उसे कहता है पता कराओ फ़ोन कहाँ पे है। फिर हम देखते हैं कि टीम लीडर कहती है फ़ोन चालू किया था फिर बंद कर दिया। तो न्यूट्रीलेट कहता है फ़ोन पानी में गिरने के ज़्यादा चांसेस है। तो टीम लीडर कहती है फ़ोन कुछ देर ऑन रहा फिर बाद में बंद हो गया। तो न्यूट्रीलेट कहता है फ़ोन चालू करने के बाद डर के मारे बंद कर दिया होगा। तभी वहाँ पे ओजिंगे आता है,
कहता है कि मुझे बाजार से सीसीटीवी फुटेज मिली है। कुछ दुकानें तब बंद थी तो कुछ ही दुकानों की सीसीटीवी फुटेज है। न्यूट्रीलेट कहता है कि चलो देखते हैं। तो ओजिंके कहता है कि उसे बहुत टाइम लगेगा। तो न्यूट्रीलेट कहता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो ओजिंके कहता है मुझे बाजार में जाना है, छानबीन करनी है। तो न्यूट्रीलेट कहता है सीसीटीवी फुटेज मैं देख लूँगा। फिर की दादी को देखते हैं वहाँ पे यांग आता है और कहता है ग्रैंडमा मैं आपकी मदद करता हूँ। ग्रैंडमा कहती है शुक्रिया। फिर वो उस गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। तभी वहाँ पे शियोन आता है। दादी शियोन को कहती है तुम फिर से आ गए। तो शियोन कहता है मैं यहाँ से गुजर रहा था। फिर यांग शियोन को धीरे से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो दादी कहती है तुम्हें जानते हो क्या, पर इस बार इसके चेहरे पर चोट लगी है, दोनों में झगड़ा हुआ है क्या। यांग कहता है नहीं। फिर शियोन कहता है कि आप चलिए मैं धक्का लगाता हूँ। फिर वो दाद शियोन यांग को कहता है कि कोई भी बकवास मत करना। फिर दादी उन्हें पीने के लिए देती है और कहती है कि ये यहाँ किसने रख दिया, और वो फोटो उठाकर दीवार पे लगाने लगती है और कहती कोई यहाँ पे आया था क्या। फिर शियोन कहता है कि क्या हुआ। तो दादी कहती है इस जगह मेरी पोती घूमने गई है। फिर यांग क्या कोई अंदर आ सकता है, पुलिस को रिपोर्ट करे। तो दादी कहती है नहीं नहीं, एक लड़की है जो यहाँ पे आती रहती है, पर उसने ये नीचे क्यों फेंका क्या पता। फिर यांग कहता है कि आपकी पोती घूमने गई है क्या, उसके माँ बाप कहाँ है। तो दादी कहती है उसकी माँ गुजर गई, उसका बाप एक घर चलाता है पर आधी शरफ वही भी जाता है। फिर दादी शियोन से कहती है तुमने वो सारी सब्जी खा ली। तो शियोन कहता है सारी सब्जी ये खा गया। यांग हंसने लगता है। फिर वो दोनों जा रहे होते तो शियोन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। यांग कहता है कि मैं उसके परिवार को मिलने आया था और धमकाने आया था। फिर शियोन कहता है कि तुम ग्रैंडमा को पकड़ के धमकाओगे और कबूल करवाओगे। यांग कुछ नहीं कहता। अगर फोन हमारे हाथ लग जाए तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर यांग शियोन से पूछता है क्या फोन तुम्हारे पास है। तो शियोन कहता है यकीनन उनके पास तो नहीं है। फिर यांग कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो शियोन कहता है उस फोन में क्या है। तो यांग कहता है मुझे नहीं पता, पर ऑर्गेनाइज को देखकर ऐसा लगता है कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। शियोन कहता है कि कह दो फिर मेरे पास है, वो मुझे छू नहीं सकते, इससे हम माला माल हो सकते हैं। पैसा मरने वाले आदमी ने मांगा था, वो पैसा हम ले लेंगे। यांग कहता है मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ दिख रहा है, मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए रखा क्योंकि तुम्हारी आंखों में सिर्फ खालीपन था। फिर हम पास्ट में देखते हैं जिस लड़के के साथ शियोंग की लड़ाई हुई थी, उस लड़के की मॉम को यांग बताता है कि वो सिर्फ उस जगह पे बैठा रहता है जहाँ पे उसकी मॉम थी। लगता नहीं इन दिनों उसने कुछ भी खाया होगा। फिर वो औरत कहती है कि वो ऐसे कैसे मर सकता है, अगर वो मर गया तो मैं कैसे जीऊँगी। वो एक जानवर है जिसे जिंदा रहना पड़ेगा, और यांग को पैसे देती है। फिर यांग वो पैसे लेकर शियोंग के पास आता है। बजट में यांग कहता है कि तभी मैंने सोचा था मुझे तुम्हें बताना होगा, तुम्हारी आंखों में एक खालीपन था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखा। एक भटके हुए कुत्ते को जैसे खिलाते हैं वैसे ही तुम खाते थे, तुम सिर्फ खाते थे और सोते थे, तुम्हारी आंखें हमेशा खाली रहती थी। फिर मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या करोगे, मुझे लगता था तुम इस काम के लिए बखूबी कर सकते हो। तुम्हारी आंखों में खालीपन था, तुम्हारी आंखों में गुस्सा था। फिर शियोन कहता है मैं वाकई भूखा था। जिन्हें ऐसे ही होता है, चाहे तुम मरना चाहो या दुख में हो या दर्द में, सिर्फ भूखे होते हो। कहता है कि यही रुक जाओ और इस लड़की को पुलिस के हवाले कर दो और पलट कर मत देखना, वरना मामला बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। शियोन कहता है कि ये वही थी जिसने मुझे बचाया था, तब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी। फिर यांग कहता है कि ज़िंदगी की कोई वजह नहीं है, समझो मेरी बात को। तो शियोन कहता है कि पर अब वजह दिख रही है। फिर हम ओजिंके को देखते हैं जो कि उस बुरे आदमी के साथ दारू पीने आया होता है। वो बुरा आदमी कहता है कि जिस आदमी की तुम बात कर रहे थे वो उसी जुए के अड्डे पे गया था जहाँ पे वोंग यांग गया था। सुना है दोनों में काफ़ी हाथापाई भी हुई थी, मेरे किसी एम्प्लॉय ने बताया। वो जिंके कहता है कोई सबूत है। तो वो कहता है एक चश्मदीद गवाह है। तो जिंके कहता है वहाँ पे कोई सीसीटीवी था। तो वो बुरा आदमी कहता है कि गैर कानूनी जगह पे कहाँ सीसीटीवी होता है। फिर ओजिंके कहता है कि गवाह तैयार रखना, हम उसे बुलाएंगे। फिर हम न्यूट्रीलेट को देखते हैं जो कि सीसीटीवी देख रहा होता है। तभी वहाँ पे टीम लीडर है और उसे जूस देकर कहती है कुछ मिला तुम्हें, क्या वो चंद मुजरिम हो सकता है। फिर न्यूट्रीलेट कहता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट तो है। टीम लीडर कहती है कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई होगी। तो न्यूट्रीलेट कहता है कुछ भी नहीं। फिर टीम लीडर कहती है कि तुम्हें तो सब कुछ झूठ लगता है। फिर टीम लीडर कहती है उसने उस बच्ची को बचाने के लिए रोशनी दिखने वाले घर में ले गया और वहाँ पे उसे उस बच्ची की तस्वीर दिखी जिसने उसे बचपन में बचाया था। फिर वो उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल में गया। तो न्यूट्रीलेट कहता है यकीनन कुछ चीज़ें हुई होगी, पर उसका क्रम अलग होगा। फिर टीम लीडर कहती है तो इस क्रम में क्या गड़बड़ हो सकती है। फिर न्यूट्रीलेट कहता है ध्यान एक ही चीज़ पर जा रहा है, प्यो इन सुक, मरने वाले की बेटी और सस्पेक्ट मिनू उन चॉन, वो लड़की दोनों से जुड़ी है।
फिर उसे फुटेज में दिखता है कि सनहा के हाथों में फ़ोन था। फिर न्यूट्रीलेट पूछताछ के लिए सनहा के घर पे जाता है। सनहा की मॉम पूछती क्या हुआ, तो वो कहता है मुझे कुछ पूछताछ करनी है। न्यूट्रीलेट सनहा से कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं, फ़ोन तुम्हारे पास है। फिर सनहा कहती है कि मेरे पास आपका नंबर ही नहीं था और आपने कहा भी नहीं था कि फ़ोन मिल जाए तो मुझे बता देना। मुझे वो ग्रैंड माँ के घर में कबाड़ के ढेरे में पड़ा मिला। कभी कभी मैं कुछ काम की चीज़ें चुरा कर बेचती हूँ। ग्रैंड माँ ने मुझे कहा था कि मैं यहाँ से कुछ भी ले सकती हूँ और वो तो मेरे डैड का ही था। न्यूट्रीलेट कहता है कि तुम उसे बेचना चाहती थी, तो सनहा कहती है हाँ, पर वो पानी में भीग गया था तो चालू ही नहीं हुआ, तो मैंने उसे फेंक दिया। न्यूट्रीलेट पूछता है कहाँ फेंका, तो वो कहती है बाजार के कचरे के डिब्बे में। और न्यूट्रीलेट बाजार के कचरे के डब्बे में फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं। ओजिंके कहता है कि यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं था। अगर तुम्हें सारी बात जाननी है तो मी वन चॉन को पूछो ना, यहाँ पे कचरे के डिब्बे में आकर मोबाइल ढूंढने की क्या बात है। फिर न्यूट्रीलेट कहता है यहाँ पे अच्छे से देखो और फिर गवाह को बुलाओ। उसके बाद हम इंसु को देखते हैं जो कि उस फ़ोन को देख रही होती है। हमें दिखाते है कि वो फ़ोन इंसु को सनहा ने दिया था जब वो दादी के घर गई थी। सनहा कहती है आप इसे ही ढूंढ रही है ना, और वो कहती है आपने ही मारा था ना। उसे सॉरी कहती है तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं हर रोज़ प्रार्थना करती थी कि मेरे डैड का एक्सीडेंट हो जाए। वो पूछती है कि आप इतने दिन से कहाँ थी, तो इंसु कहती है धर्मशाला में। वो पूछती है क्यों, तो इंसु उसे बताती है कि मैं मरने वाली हूँ। तो सनहा कहती है कि ऐसा क्यों कह रही है, तो इंसु उसे बताती है कि मुझे कैंसर है, इसलिए कुछ महीनों में मैं मर जाऊंगी। सनहा रोने लगती है और कहती है ये क्या फालतू बात है। फिर वो इंसु के गले लगकर बहुत रोती है। फिर उसे याद आता है कि शॉन भी फ़ोन को ढूंढ रहा था और यांग भी फ़ोन की बात कर रहा था। फिर सोचने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मीरू उसके दोस्त से यानी कुजी से चैटिंग पे बात कर रही होती है फायरबैक्स के बारे में। फिर उन्नी कहती है हाँ पर आखिर वो फ़ोन गया कहाँ, तो मीरू कहती है कि वो चॉन ने ही लिया है। मीरू कहती है अगर उसके पास सबूत होगा तो हम सभी के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगा। तभी मीरू इंसु के पास आती है और वो फ़ोन को देख लेती है। फिर वो कहती है तुम्हें फ़ोन मिल गया। इंसु कहती है हाँ। फिर वो उन्हें बता देती है कि सनहा को पता है। मीरू कहती है पर अगर उसने पुलिस को बता दिया कि ये सब हमने किया है तो। उन्नी कहती है अगर उसे पुलिस को बताना होता तो फ़ोन इंसु को क्यों देती। मीरू कहती है वो एक बच्ची है, एक बच्ची कब तक चुप रहेगी। फिर मीरू कहती है देखते हैं, क्योंकि चलते चलते इंसु के कमरे के सामने आता है और उसे वही बातें याद आती है सुबह जो इंसुक ने कही थी। फिर इंसु कमरे के बाहर आती है। शॉन इंसुक से पूछता है कहाँ जा रही हो, कहीं बाहर जा रही हो। बाहर बहुत ठंड है, गर्म कपड़े पहन के जाना। इंसु कहती है बकवास बंद करो और काम की बात करो। शॉन जानती हो मैं बेमतलब की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब की बातें नहीं कर सकता। इंसु कहती है कि मुझ में तुम में खून के अलावा कोई नहीं दिखता। कितने लोगों को मारा है तुमने, उन्हें कैसे मारा था, उन्हें मारने के बाद तुमने क्या किया। तो शॉन कहता है मैंने खाना खाया, सो गया और फिर आंखें खोली, बस यही करता रहा मैं। इंसु कहती है सही कहा, मैंने भी खून किया है। हकीकत में मैंने मारने के बाद कुछ नहीं सोचा। मुझे राहत मिली, सनहा खुश रहेगी, पर फिर भी हम किसी को मारकर एक चीज़ खो देते हैं, हम खोखले हो जाते हैं, क्योंकि हम में कई सुराग होते हैं और मैं भी वैसी ही हूँ। तुमने कितना खोया है, तुम्हारे अंदर कुछ बचा भी है या नहीं। तो शियान कहता है कुछ नहीं बचा। मैंने वजह ढूंढने की कोशिश की, मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं मरने के कितने लायक हूँ। मुझे हर कोने से तलाश करने पर वजह तो मिली, पर आखिर में मैंने लोगों को मारा है बुरी तरह से, मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए डर लगता है मुझे। सच ही है कि मैं किसी भी तरह वापस नहीं जा सकता, मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती। ऐसे में मुझे तुम्हें पसंद नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें चाह नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इंसु की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी इंसु को चक्कर आ जाती है। शियान उसे पकड़ता है तो इंसु उसके हाथ झटक देती है। फिर इंसु कहती है कि तो चीज़ें ऐसे बदलती हैं, मैं तुमसे अब डरती हूँ। फिर गुस्से में कहती है कि चले जाओ मेरी नज़रों से। फिर हम ओजिंके, न्यूट्रीलेट और उस गवाह को देखते हैं। ओजिंके उस गवाह से कहता है क्या तुमने जिस आदमी को देखा है, क्या ये वही तो नहीं। शिवा कहता है कि ये कई बार तो नहीं आया था, पर इसकी उसके साथ हाथापाई हुई थी पैसों की वजह से, और इसने कहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर न्यूट्रीलेट मरे हुए आदमी की फ़ोटो दिखाकर कहता है ये आदमी रोज़ आता था, क्या रोज़ उनकी लड़ाई होती थी। तो वो गवाह कहता है पता नहीं। फिर न्यूट्रीलेट उसे और लोगों की फ़ोटो दिखाकर कहता है कि इनके साथ उसका बर्ताव कैसा था। तभी ओजिंके कहता है कि सर ये लोग कौन है। तो गवाह कहता है कुछ याद नहीं है। तो न्यूट्रीलेट कहता है कि ये वो लोग हैं जिनके साथ हायो जॉन के। ये लोग तुम्हें याद नहीं है पर ये तुम्हें ज़रूर याद है। तो उसमें से वो एक फ़ोटो निकाल कर कहता है कि इस आदमी के पास तो सुनाए चाकू भी था। फिर गवाह कुछ नहीं कहता। उसके बाद हम देखते हैं कि हम ग्रैंड को देखते हैं जो कि अपना फ्लावर पॉट बेच रही होती है। वो औरत कहती है कि मुझे डिस्काउंट दो तभी मैं इसे खरीदूंगी।
वो औरत कहती है कि ये ग्रैंडमा ऐसा क्यों कह रही है। तो स्वीट आंटी कहती है क्योंकि बाजार में बेची जाएंगी और वो पूरी लगन से बेच रही है। फिर सिस्टर है कि उन्हें चीजें बेचने का नशा है। ग्रैंडमा की वजह से हमारे धर्मशाला की इमेज खराब हो रही है। वो बहुत बुरी है। वो लोगों से बड़ा डिस्काउंट मांगती है। तो अकेली है इसलिए वो लोगों से बार बार चीजें खरीदने और बेचने की वजह से मिलती है और उनका काम बन जाता है। वो अकेली है इसलिए आपने इसे नहीं बेचा। तो दादी कहती है कि वो औरत इसमें कमी निकाल कर पैसे कम करने की कोशिश कर रही थी। तो योंग से बेचना नहीं चाहती। कभी कभी चीज़ों में यादें होती है, जैसे कि कोई तोहफा जो किसी ने दिया हो। फिर दादी कहती है मेरा बेटा पैदा हुआ था तब मैंने पहली बार फूल खरीद कर इसी बास में रखे थे। तो स्वीट आंटी कहती है क्या ग्रैंडमा आपका बेटा भी है? तो वो एक बार भी मिलने नहीं आया। सिस्टर सेमन कहती है कि बेटे ने उन्हें छोड़ दिया है। तभी वहां से वूचॉन जा रहा होता है तो वो उसे बुला लेते हैं। तो वूचॉन दादी से कहता है कि ये क्या है। तो सिस्टर सेमन कहती है कि ये उसे बेचने गई थी पर फिर वापस ले आई। कहता है कि आप इसे मुझे बेचोगी। तो दादी कहती है तुम इसका क्या करोगे। तो शियोन कहता है कि यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह पे रखूंगा। तो दादी कहती है फिर ले लो। वो पूछता है कि इसके कितने पैसे हुए पर दादी कहती है कि तुम इसे ऐसे ही ले लो। फिर सिस्टर शमन कहती है कि मुझे तो कभी नहीं दिया। तभी शियोन चक्कर आकर गिर जाता है और उसके जख्म से खून भी आने लगता है। उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसे ले जाने के वक्त इंसुक भी उसे देखती है। फिर वो मुन्नी को देखती है जो कि एक मैगजीन पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे मीरू आ जाती है और उसे कहती है कि कुजी ने फायरवर्क्स भेजा है, रात को जलाएंगे। हाँ। मुन्नी उस मैगजीन को छुपाते हुए कहती है हाँ। फिर मीरू उसे बताती है कि वूचॉन बेहोश हो गया। तो उन्नी कहती है क्यों। तो मीरू कहती है मुझे नहीं पता। फिर मीरू कहती है कि मुझे लगता है जो हुआ है अच्छा हुआ है, हिटमैन क्राइम सीन पर। तो उन्नी कहती है पता नहीं इंसुक क्या सोच रही है। तो मीरू कहती है अगर वो उसे पसंद कर रही होगी तो उसे वो नहीं करना चाहिए। उन्नी कहती है क्या तुम्हारे लिए ये आसान होगा। तो मीरू कहती है एक खूनी के प्यार में पड़ने से तो ये आसान होता है ना। तो उन्नी कहती है ऐसे लोग हैं जिनसे प्यार नहीं करना चाहिए। मीरू कहती है वो एक खूनी है। तो उन्नी कहती है हमने भी तो खून किया है ना। मीरू कहती है नहीं ऐसा नहीं है, हालात मुश्किल हो रहे हैं पर हमें इसे सही करना होगा। पुलिस अगर पूछेगी तो हम कहेंगे कि वूचॉन ने ही मारा है और हमें इंसु को भी हमारे साथ मिला लेना चाहिए। फिर डॉक्टर मैडलिना को बताते हैं कि इसका घाव इन्फेक्शन से फट गया था। इन्फेक्शन काफी गहरा था क्योंकि घाव पर ध्यान नहीं दिया गया। वो कई दिनों से सोया भी नहीं है। मैडलिना बताती है कि उसने कहा है उसको इंसोमिनिया है, हमें कुछ नींद की गोलियां देनी चाहिए ना। तो वेरोनिका उसके हाथ से वो बांस लेकर रखने वाली थी पर वो बांस से ले रही थी पर उसने वो बहुत पैक पकड़ा था। वो कहती है देखते कि वो वही जगह पे बैठी थी जहाँ पे शियोन को कैद करके रखा था और वो इसुबे की फोटो देख रही होती है। इसुबे की फोटो निकालती है और उसके पीछे उसका नोट मिलता है जो कि उसने हवा में उड़ाया था। उसके पूछ के पास जाती है और कहती है ये क्या है, ये तुम्हारे पास कैसे आया। इसे मैंने फेंका था। तो शियोन कहता है ये तुम्हारा है। तो इंसु कहती है तुमने मेरा पीछा किया कब से और क्यों। तो शॉन कहता है मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा है, मुझे ये मिला था। फिर वो कहती है कि इसका कोई मतलब है, तुमने वो चीज़ उठाई जो मैंने फेंकी थी, इत्तेफाक से तुम वहाँ आए जहाँ पे मैं आई हूँ, इसका कोई मतलब है। तभी जैसे होते तो शॉन उसे रोकता है, यहाँ पर लोग हैं और शॉन को चक्कर आ जाते हैं। तो इंसुक उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तभी इंसुक दूर जाकर खड़ी होती है और शॉन उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मेरा तुम्हें पसंद करना तुम्हें डराता है, उसके लिए आई एम सॉरी। इंसुक कहती है तो तुम लो जिम्मेदारी, तुम सबका इल्जाम ले सकते हो, और उस पैकेट को वही फेंक कर चली जाती है। उसके बाद हम देखते कि बाजार की तैयारी हो रही होती है और मीरू, उन्नी और सिस्टर शमन फायरबैक्स जलाते हैं। मीरू डर डर कर जरा ले रहे होते हैं। फिर हम इंसुक को देखते जो कि कमरे में अकेली बैठी होती है। शॉन कमरे के बाहर से उसे देखता है। तभी मीरू कैलेंडर पर एक और दिन कट कर देती है। हम बाजार का दिन देखते हैं, अपने अपने स्टॉल पे व्यस्त होते हैं। फिर हम देखते कि सिद्धार्थ तो वहाँ पे वो दोस्त भी आती है जिसकी बर्थडे में उन्नी ने शराब उसके ऊपर गिराई थी। इंसु कमरे में अकेली लेटी होती है और वो शॉन की बातें उसे बुलाने आती है और कहती है बाजार शुरू होने वाला है, बाहर चलो। न्यूट्रीलेट कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे टीम लीडर आती है। न्यूट्रीलेट टीम लीडर को बताता है टीडर मैं फॉरेंसिक सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, लाश के घाव के डीएनए से शायद सस्पेक्ट का पता चल सके। जिनके वहाँ पे आता है और कहता है हाँ चलो चलो चलते हैं, पर उसे इग्नोर करके चला जाता है। चले जाने के बाद वो जिनके कहता है हाँ चले जाओ आप, हम तो यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। तो टीम लीडर कहती है कि जबान संभाल के बात किया करो। तो जिनके कहता है हम एक ही उम्र के हैं। तो टीम लीडर कहती है हम तीनों ही एक उम्र के हैं। तो जिनके जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मीरू की शॉप पर उसकी वो दोस्त आई होती है। फिर मीरू उससे हेलो कहती है, उन्नी भी उससे हेलो कहती है, पर वो उन्नी को इग्नोर करती है। उन्नी को तो याद नहीं होता कि उसने क्या किया था।
अभी वहाँ पे उन्नी का पति आता है और वो देखता है कि रिंग भी बेचने के लिए रखी है। पूछता है कि ये बेच रही हो, कितने की है। फिर हम न्यूट्रीलोड को देखते हैं जो लैब में आया होता है। बाकी वर्कर उसे बताती है कि पहले हमें लगा छोटे हथियार से मारा गया है, इसलिए मैंने घाव के ऊपर ध्यान दिया। बॉल क्लब का पता लगाने के लिए मैंने उसके सिर के घाव पर ध्यान दिया। मुझे किसी और का डीएनए मिला। बताती है कि जिसने उसके ग्रिप्स के हिस्से को छुआ था उसने सनस्क्रीन लगाई थी। फिर हम देखते हैं कि उन्नी का पति उसे खींचकर ले जा रहा होता है और कहता है कि चलो मैंने तुम्हारा डिस्चार्ज करवा लिया है, पर उन्नी जा नहीं रही होती है। कहा झटक कर कहती है कि छोड़ो मुझे, मैं नहीं आऊँगी। कहता है कि सुनो, आई एम सॉरी, मैं बीमारी में तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका, पर अब मैं सब करूँगा। मैं जानता हूँ तुम बीमार हो इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। मेरी बात मानो और घर चलो, जिद छोड़ दो। तो उन्नी कहती है मुझे तलाक चाहिए, मुझे जितनी प्रॉपर्टी मिल सकती है मैं ले लूँगी और मेरी माँ को दूंगी। वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो उन्नी कहती है क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं तुमसे कैसे कह रही हूँ। वो कहता है तलाक के लिए ये कैसी वजह है, मैंने कुछ गलत किया, मैंने कभी तुम्हें मारा, कभी तुम्हें धोखा दिया, ये कोई बात होती है, ये कोई वजह है तलाक की। उसे खींच रहा होता है और कहता है चलो घर पे चलो। मीरू और उन्नी बीच में आ जाते हैं और उसे धक्का देते हैं और साइड करते हैं। उन्नी के छोड़ो उसे। वो कहती है उसने कहा ना वो नहीं जाएगी। तो उसका पति कहता है कौन हो तुम। तो वो कहती है कोई भी हो। तो फिर से इंसु के फूटता और कहता है कि चलो घर पे। तो मीरू उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है, कहती है चुपचाप चले जाओ यहाँ से। फिर हम न्यूट्रीलेट को देखते हैं जो कि ओजिंको को कहता है कि एक बार रिजल्ट आ जाए तो हम योंग के आसपास के लोगों से डीएनए मैच करवाएंगे, तो तुम्हें सबके सैंपल लेके आने हैं, पड़ोसी, परिवार और जो भी उससे जुड़े हुए हैं। फिर हम उन्नी, मीरू और इंसु को देखते हैं। उन्नी कहती हो जानना चाहती हो मैं किस लिए लड़ रही हूँ। वो कहती है सही है, मेरे पति ने कुछ भी गलत नहीं किया। भरोसेमंद घर का हेड है, पति है, लायक बेटा है। मीरू कहती है पर वो भरोसेमंद बेटा लायक नहीं देना चाहता। तो मीरू तो कि हम एक फैमिली है, ने कहा ध्यान रखेगा। तो इंसु कहती है तुम्हें उस पर यकीन नहीं है ना। मीरू कहती है पर तुमने ऐसे इंसान से शादी क्यों की। तो उन्नी कहती है क्योंकि वो वक्त अच्छा था, वो इंसान भी अच्छा था, मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। कभी ये सब बिखरने लगा पता नहीं चला, शायद शादी के बाद से, जब मुझे घर में कैदियों की तरह रखने लगा, या फिर उससे पहले दूसरा बेटा को, जब मेरी सास बीमारी में हमारे पास आई थी तब, और मेरे पति बाहर जाने लगे थे तब, या फिर इन सब से पहले। फिर हम देखते कि उन्हीं कहीं जा रही होती है और रुक जाती है, फिर से वापस चली जाती है। तभी वहाँ पे शेफ और वो आदमी आता है। शेफ बताता है कि फिलहाल वो चले गए और उन्हें सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। दूसरा आदमी कहता है कि वैसे आपके पति बहुत परेशान थे आपको लेकर। फिर मीरू कहती है वैसे ये वूचॉन है कहाँ। तो शेफ बताता है कि कल रात ही चला गया था वो। दूसरा आदमी बताता है कि उसने अपने सामान का ढेर यानी कचरा है वो आयु को देकर चला गया, देखो वहाँ पर। फिर हम न्यूट्रीलेट को देखते हैं जो कि ओजिंके को कहता है कि चलो अब हम धर्मशाला चलते हैं। तभी वहाँ पे शियोन आ जाता है और उन दोनों के वो दोनों हैं। फिर इंसुक जिहू की स्टोर पे आती है और वो बांस उठाती है। उसे याद आता है कि शियोन ने ये बांस पकड़ रखा था जब उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इसे सैटर्न बर्ड कहा जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार जताने के लिए सिर्फ नीली चीज़ें जमा करता है। वूचॉन रोज ऐसी ही चीज़ें जमा करता था। फिर उसे एक बॉक्स देती है और कहती है ये वूचॉन का प्यार है, उसने कहा था कि ये इसकी पूरी जिंदगी है। इंसु वो बॉक्स खोलती है तो शियोन का पर्स होता है जिसमें सुबह की फोटो होती है और शियोन की फैमिली की फोटो होती है और शियोन के बचपन की भी फोटो होती है। इंसु वो फोटो देखकर शॉक हो जाती है और उसे याद आता है उसने बचपन में जिस लड़के की मदद की थी वो वूचॉन ही है, मतलब शियोन। गाइज यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।